नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ये बीए प्रोग्राम के लिए भी इनफ है। यदि आप बीए ऑनर्स कर रहे हैं तब भी वेल गुड है और बीए प्रोग्राम कर रहे हैं तब भी वेल गुड है। ये आपके पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है और उसके वीडियो हमारे चैनल पे आ चुके हैं। आप उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपको चैप्टर 2 समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं चैप्टर 2 जो है उसका नाम है संवैधानिक मूल्य। संविधान का क्या मूल्य है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। तो चैप्टर 2 का नाम ही है संवैधानिक मूल्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए शुरुआत करते हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस या बीए प्रोग्राम के बच्चों के लिए चैप्टर 2 के सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारा कहता है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा। मतलब कैसे शुरुआत हुआ। तो यहाँ पे एक छोटा सा हम बैक साइड में जाएंगे, पिछले कुछ 9th 10th के क्लास में जाएंगे। वहां पे हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो क्रांति हुई थी वो फ्रांस में हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पनपी थी। पनपी मतलब जागृत हुई थी लोगों के बीच में। ये सारी बातें फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही आया था। इसके बाद तो कई जगहों पे क्रांति हुई है। रूस में क्रांति हुई है, यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ है, भारत में भी हुआ है। लेकिन भारत की चर्चा हम नहीं करेंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे करेंगे अपने संविधान की चर्चा। तो देखिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये सारे वर्ड का मतलब आपको पहले समझा देता हूं। न्याय का मतलब होता है कि न्याय संगति विचार रखना। एक समाज में रहने के बावजूद भी अलग अलग तबके, लिंग, जाति, धर्म के लोगों के साथ न्याय संगत होना। स्वतंत्रता का मतलब है कि सभी को आजादी होनी चाहिए। समानता का मतलब है एक देश में, एक समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि लुई सोल्वे की तरह समाज को 3 भागों में बांट दो। पहले वर्ग को विशेषाधिकार मिल जाएगा, द्वितीय वर्ग को विशेषाधिकार मिल जाएगा और तृतीय वर्ग को कोई अधिकार प्राप्त ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बंधुत्व मतलब आपस में भाईचारा बना के रहने की स्थिति को हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान एक सामाजिक और परिवर्तनकारी दस्तावेज के रूप में ग्रैंड विले ऑस्टिन विश्लेषण करते हैं। ग्रैंड विले ऑस्टिन जो है एक पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता हैं। ये एक व्यक्ति का नाम है ऑस्टिन, 1966 यहाँ पे दिया हुआ भी है। तो भारत के संविधान की अगर हम बात करते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही परिवर्तनकारी दस्तावेज है। कागज है। दस्तावेज का मतलब एक फाइल है जो कई प्रकार के परिवर्तनों को करने में मदद करेगा। तो यह दर्शन भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त किया गया है। अभिव्यक्त मतलब बताया गया है। किसके द्वारा? भारत के संविधान का भाग जो 3 है, जिसमें कई सारे अनुच्छेद हैं, कई सारे नियम हैं, कई सारे कानून हैं, उसी के द्वारा यह बताया गया है। ये अधिकार मौजूदा सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के अतिक्रमण के विरुद्ध की गारंटी है। मौजूदा सरकार कहने का क्या मतलब है? हमारे भारत देश में हर 5 साल पे तो सरकारें बदलती रहती है। तो जो भी सरकार वर्तमान समय में होगा, वो किसी भी आम पब्लिक के मौलिक अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकता, उसके अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। अब एक अतिक्रमण शब्द जो है, इसको भी समझ लीजिए। अतिक्रमण होता है क्या है? अतिक्रमण का मतलब होता है उसके जो प्राप्त अधिकार है उसके साथ छेड़छाड़ करना, उसको समाप्त करना, उसको बदलना। ये नहीं कर सकता, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, मौजूदा हो, पहले की हो या आने वाली हो। इसीलिए ये वे अधिकार हैं जो सरकार, विधायिका, कार्यपालिका की शक्तियों पर सीमाओं के रूप में काम करता है। याद रखिएगा, हमारा जो सरकार है, इस सरकार के मुख्य रूप से 3 ही अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हमारे यहाँ जो सरकार है, इसको हम विधायिका में ले लेंगे और विधायिका है भी, और कार्यपालिका है और न्यायपालिका। मतलब ये तीनों को हम अगर बात कर लें तो ये हमारे इस प्रकार के अतिक्रमण की क्रिया को नहीं कर सकते, हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, और खुद संविधान जो है वो इनको इस कार्य को करने से रोकता भी है। इसीलिए पिछले क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि किस प्रकार से संविधान हमारे लिए बीमे का काम करता है। बीमा का मतलब एलआईसी, क्योंकि एलआईसी जो है वो एक प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन के सुरक्षा के लिए काम करता है ना। इसी प्रकार से संविधान में दिए गए जितने भी मौलिक अधिकार हैं, उसका सुरक्षा खुद ही संविधान करता है, जिससे आपके मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण न हो। जब हम संविधान के भाग 3 की बात कर रहे हैं तो इसके
मतलब जो तहत मतलब इसके अंदर जो अधिकारों की दो महत्वपूर्ण कारणों को मौलिक माना जाता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। पहला कारण तो ये है कि इन अधिकारों का उल्लेख संविधान में व्यक्ति और समूह के गारंटी के रूप में किया गया है। खुद संविधान जो है वो हमारे इन अधिकारों की सुरक्षा करता है, मतलब समूहों की गारंटी देता है कि ये इसमें बदलाव नहीं होगा, इसमें अतिक्रमण नहीं होगा। दूसरा है, ये अधिकार न्याय संगत है, न्याय के हिसाब से बनाया गया, इसे इसीलिए हम कोर्ट्स ऑफ लॉ भी कहते हैं या कोर्ट्स ऑफ लॉ के माध्यम से लागू किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में व्यक्ति अपनी शिकायत के निवारण के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। यदि आपके अधिकारों का किसी भी प्रकार से अतिक्रमण होता है, खासकर आपके मौलिक अधिकारों का यदि किसी प्रकार से अतिक्रमण होता है, तो आप ये छोटे मोटे कोर्ट मत जाइए, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए। सीधा सुप्रीम कोर्ट आपके इन बातों को तुरंत एब्जॉर्ब करेगा और तुरंत उस पर फैसला देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जो हमारे संविधान के बॉडीगार्ड के रूप में काम करता है, रक्षक के रूप में काम करता है। इसलिए भारत के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन करने पर वह व्यक्ति जिसके साथ यह घटना हुई है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का भी यह दायित्व है कि जिस व्यक्ति के साथ यह सारी परेशानी उत्पन्न हो रही है उस व्यक्ति को तुरंत संज्ञान में लिया जाए। संज्ञान कहने का मतलब है तुरंत उसके ऊपर एक्शन ताबड़तोड़ होना शुरू हो जाएगा। यदि सरकार, राज्य और केंद्र दोनों, क्योंकि हमारे भारत में द्विस्तरीय सरकार है जिसमें एक राज्य स्तरीय है और एक केंद्र स्तरीय है। राज्य स्तर पर विधायिका लेवल के लोग कार्य करते हैं और केंद्र स्तर पर सांसद लेवल के लोग कार्य करते हैं। ये सब चीजें ऑलरेडी हमने क्लास 11 12 के पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं, जो भी पिछले क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं उन्हें आप हमेशा अपने ध्यान में रखा करें, क्योंकि आगे के पॉलिटिकल साइंस में आपको उन सारे पॉइंट्स को माध्यम से ही आप आगे के पॉइंट्सों को समझ पाएंगे। अब क्या होता है, यदि सरकार चाहे वो राज्य का हो या केंद्र का हो कानून बनाता है, कानून बनाने का अधिकार हमारे भारत देश के अंदर विधायिका और संसदीय प्रणाली को ही तो है। इसके अलावा कोई व्यक्ति कानून बना सकता है क्या? तो नहीं। हमारे भारत देश में सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का काम हमारे भारत देश के जनप्रतिनिधि के हाथ में होता है। और ये जनप्रतिनिधि क्या होते हैं? तो यही है वो विधायिका और सांसद। जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करती है तो ऐसे कानूनों की अदालत द्वारा न्यायिक समीक्षा की जाती है और इसे निरस्त किया जा सकता है। यहाँ पे एक वीवीआई पॉइंट आपको समझना है, खासकर ये कंसेप्ट क्लियरिंग पॉइंट है, याद रखिएगा, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे भारत देश में मैंने माना कि अधिकार जो है कानून बनाने का वो विधायिका और संसदीय प्रणाली के पास है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कभी विधायक और सांसद भी कुछ ऐसे कानून बना दे जो आम जनता के लिए सही ना हो। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी कोई विधायिका या संसदीय प्रणाली के माध्यम से कानून बनाया जाता है तो उस कानून की समीक्षा की जाती है। समीक्षा कहने का मतलब है उस कानून को देखा सुना जाता है। और किसके माध्यम से देखा सुना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और हाई कोर्ट के माध्यम से। यदि कोई राज्य कानून बनाता है तो उसकी समीक्षा उस राज्य का हाई कोर्ट करता है। यदि कोई केंद्र कानून बनाता है, केंद्र कहने का मतलब है सांसद कानून बनाता है, तो उस कानून की समीक्षा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को इन केस किसी भी प्रकार की कोई गलती महसूस होती है या लगता है कि वो जनता के लिए सही नहीं है, तो इस अवस्था में वह इस कानून को निरस्त कर सकता है, खत्म कर सकता है, लागू करने से मना कर सकता है। तो इस प्रकार से आपने ये पॉइंट तो समझ ही लिया। अब हम बात प्रस्तावना की कर लेते हैं। तो देखिए प्रस्तावना क्या है हमारे संविधान को लेके, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिक को, सबसे पहले यहाँ के कुछ पॉइंटों को समझ लीजिए। हम भारत के लोग, प्रस्तावना है हमारे संविधान में दिया गया कि हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, हम अपने भारत देश को विकसित करेंगे। विकसित अभी हमारा जैसे विकासशील देश में हम आते हैं, हमें अपने भारत देश को और अग्रसर करना है, इसे विकसित देशों की कैटेगरी में लेके जाना है। हमें अपने टेक्नोलॉजी को हाई करना है, हमें अपने शिक्षा के स्तर को हाई करना है, हमें अपने अर्थव्यवस्था को ऊपर लेके जाना है।
इसके अलावा समाजवादी व्यवस्था को रखना है। पंथ निरपेक्ष का मतलब समझ लीजिए, यह एक नया शब्द है। हमारे देश में सभी धर्मों का, पंथ मतलब सभी धर्मों का समान समान भावना और आदर के साथ उसे एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, सभी को एक समान रूप से देखना है। उसके लिए नागरिकों को क्या करना है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में रहना है। अगर एक देश के अंदर लोग सामाजिक नहीं होंगे, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नहीं रखेंगे, तो समाज के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में दूरियां बन जाएगी, वो उबड़ खाबड़ हो जाएंगे, समानता नहीं रहेगा, ऊंचे और नीच की खाड़ियां जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। तो इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो कहता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर व्यक्ति को, हमारे भारत देश के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति को अपने विचार को व्यक्त करने और विचार को दूसरे के सामने रखने की आजादी होनी चाहिए। विश्वास, वो किसी भी अपने संस्कृति में विश्वास कर सकता है, धर्म में विश्वास करता है, किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है, वो हिंदू बने, मुस्लिम बने, सिख बने, ईसाई बने, क्योंकि हमारा भारत देश पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष भी इसी को कहते हैं। तो इसकी स्वतंत्रता हर व्यक्ति को होनी चाहिए। इसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए भी यहाँ पे लोगों को होना चाहिए कि जितने भी समाज में कार्य हो रहे हैं उसमें सभी को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। समाज के कार्यों को नहीं, हम अगर एक एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहें, कहीं अगर जॉब वैकेंसी ही आ रही है तो उस जॉब वैकेंसी में सभी लोगों को समान देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो उसको उसके हिसाब से उसको बांट दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सभी को समान रूप से इज्जत देके नौकरी का फॉर्म अप्लाई करने का मौका देना चाहिए तथा उन सभी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए भी दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिस देश में हम रहते हैं हमें अपने देश से प्यार होना चाहिए, हमें अपने संविधान के प्रति आदर होना चाहिए, हमें अपने राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए, राष्ट्रगान का इज्जत करना चाहिए, हमें अपने भारत देश के अखंडता को बरकरार रखना है कि हमारा भारत देश धर्म, जाति, लिपि, संस्कृति, वेशभूषा के हिसाब से टूटना न शुरू हो जाए। ये नहीं कि मराठी अब कहेगा कि भाई हम मराठा बोलते हैं, हमारा अलग देश होगा, बिहारी कहेगा मैं भोजपुरी बोलता हूँ, हमारा देश अलग होगा, फिर उड़िया कहेगा मैं उड़िया बोलता हूँ, हमारा भी देश अलग होगा। नहीं, हमें अपने, हमारा भारत जो है वो विविधताओं का देश है, इसमें अलग अलग जाति, धर्म, लिंग, संस्कृति, भाषा, बोली, कपड़ा, रहन सहन, खान पान, दिस दैट, अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन इन सभी को संयोए हुए हमारा भारत देश चल रहा है, इसीलिए हमारा भारत अखंड है ना। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे बंधुता होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए लोगों के बीच में। हाल फिलहाल में अभी हमारा ईद गया है, ईद जैसे त्योहार गया है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके हम मुस्लिम भाइयों के साथ ईद मनाएं और उनके साथ सहमति से रहें और भाईचारे को कायम करें। संविधान सभा में उस समय की बात हो रही है 26 नवंबर 1949 की। देखो ये हिंदी के माध्यम से बताया गया है। मिति मार्ग सिर शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को मतलब अंगीकृत किया गया, एक्सेप्ट किया गया। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान को एक्सेप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया। ये हिंदी में बताया गया क्योंकि उस समय हमारे भारत में हिंदी की महत्व थी। धीरे धीरे जैसे जैसे हम अंग्रेज होते जा रहे हैं, हम अंग्रेजी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और हिंदी को कम ले रहे हैं। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत के संविधान के माध्यम से हमें शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन बाद में आगे चलकर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के 300 अनुच्छेद वाले में इसे साधारण रूप से साधारण कानून बना के डाल दिया गया। तो ये 7वां हमारा मौलिक अधिकार था, ये याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो 6 मौलिक अधिकार है उसको समझ लीजिए। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक बताया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक बताया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक बताया गया है। इसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। इसके बाद है 5वां सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है। इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 तक है, मतलब 32 है। तो यहाँ पे ये 6 अधिकारों के बारे में हम जानेंगे एक एक करके। इससे
पहले मैं आपको बताऊंगा कि मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मैंने ऊपर अभी आपको बताया भी था, 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, जिसमें मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें 7वें नंबर पे कौन आता था? संपत्ति का अधिकार। चूंकि संपत्ति के अधिकार को भूमि सुधार एवं धन के समान वितरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा माना जाता था। ऐसा कहा गया कि ये जो 7वां संपत्ति का अधिकार है वो सभी के लिए समान नहीं हो पा रहा है, ये कहीं ना कहीं ऊंच नीची खाइयों को बढ़ाता जा रहा है। इसीलिए जब 44 वाला संविधान संशोधन हुआ तो इसे 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया। जब 44वां संविधान संशोधन हो रहा था तो इसे निरस्त कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार है। मैंने आपको ये ऊपर ही बताया था कि ये 300 के अंदर चला गया संपत्ति का अधिकार। 300 क के तहत सिर्फ और एक सिर्फ कानूनी अधिकार के रूप में, साधारण कानून के रूप में इसे डाल दिया गया है। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार एवं मानवाधिकार। अब ये क्या है? तो मौलिक अधिकारों की तुलना मानवाधिकारों से भी की जाती है। मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स और मानवाधिकार की तुलना भी इसके साथ किया जाता है। मानवाधिकारों को गरिमामय जीवन जीने के लिए न्यूनतम आवश्यक शर्त माना जाता है। मानवाधिकार जो है एक ऐसा अधिकार है जिसके बारे में यह बताया गया है कि एक इंसान को जीने के लिए कम से कम मानवाधिकारों का न्यूनतम जो शर्त बनाया गया है वो तो होना ही चाहिए, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल है। अर्थात मानवाधिकार में एक व्यक्ति को समाज में, राजनीति में और संस्कृति में अधिकार शामिल होना चाहिए। चूंकि मौलिक अधिकार सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर भी व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी तो हमें इन सभी चीजों के लिए अधिकार प्राप्त करता है। इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं कि मौलिक मानवाधिकार होता है, माना जाता है, मतलब मौलिक अधिकार को ही हम मानवाधिकार कहते हैं, क्योंकि ये भी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर काम करता है। मौलिक अधिकार भी हमारा सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर काम करता है, तो दोनों कहीं ना कहीं सेम है, इसीलिए इसे हम सेम मानते हैं, इसीलिए हम इसे मौलिक मानवाधिकार भी कहते हैं। अधिकारों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्रवाई केवल मौलिक अधिकारों तक ही सीमित रहती है, इसीलिए सभी मानवाधिकार मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। इसे भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थापना करता है। मैग्ना कार्टा के बारे में आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। और यह व्यक्ति या राज्य द्वारा बल प्रयोग के विरुद्ध खड़े होने की बात करता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति या राज्य द्वारा अगर बल प्रयोग किया जाता है तो वहां पे मानवाधिकार और मौलिक अधिकार की चीजों को लेके खड़ा हुआ जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा मानवाधिकार आयोग जो है कई बार तो आतंकवादियों को बचाने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में कई सारे ऐसे गैंगस्टर को मारा गया है जिसमें मानवाधिकार दिल्ली से बड़ा ऊंची ऊंची बोली में उनके सपोर्ट में बात कर रहे थे। तो ये एक प्रकार के इंसानों के हक की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। इनका कहना है कि हम किसी भी चीज को उसके मौत से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारा मौलिक अधिकार और मानवाधिकार के बारे में था। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति कैसे हुई। भारत में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा जो है वो इंग्लैंड के बिल ऑफ राइट 1689, संयुक्त राज्य अमेरिका 1791 और मानवाधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा 1789 से ली गई है। अगर आपको मौलिक अधिकार जैसे कि हमारे भारत में है, मौलिक अधिकार हमारे भारत में है, तो ये मौलिक अधिकार आए कहां से हैं? तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारा जो संविधान है वो उधार के थैला के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि हमने अलग अलग देशों से अलग अलग चीजों को लिया है, अलग अलग देशों से अलग अलग संविधान के टुकड़ों को अपने में जोड़ा है, अच्छी अच्छी बातों को लेकर जोड़ा है। तो भारत में मौलिक अधिकार की अगर बात करेंगे तो ये इंग्लैंड के बिल ऑफ राइट से 1689 में लिया गया। दूसरा देश था संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें 1791 में लिया गया। मानवाधिकारों की जो फ्रांसीसी घोषणा थी उससे 1789 से लिया गया। तो ये सारी चीजें अलग अलग देशों से उठा के मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति हमारे भारत देश में हुई थी। एनी बेसेंट 1925 द्वारा तैयार किए गए भारत के राष्ट्रमंडल विधेयक में 7 मौलिक अधिकारों की मांग की थी। 1925 की बात है, इनके द्वारा भारत के राष्ट्रमंडल विधेयक में 7 मौलिक अधिकारों की मांग की गई, जिसमें स्वतंत्र अंतःकरण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति,
सभा की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, जाति की स्वतंत्रता, लिंग की स्वतंत्रता, मूल स्थान आदि के आधार पर विभेद को निषेध करना शामिल किया गया। देखिए एनी बेसेंट ने क्या कहा था कि कोई व्यक्ति कहीं भी जन्मे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके साथ उसके जन्म स्थान को लेके विभेद नहीं कर सकते, उसके साथ ऊंच नीच का भावना नहीं रख सकते, लिंग के आधार पर नहीं रख सकते, धर्म के आधार पर नहीं रख सकते, जाति के आधार पर नहीं रह सकते। इन्होंने इस तरह से 7 डिमांड किया था राष्ट्रमंडल विधेयक से। कब? 1925 में। किसने? एनी बेसेंट ने। सन 1928 में नेहरू कमीशन ने भारत में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। यहां पे याद रखिएगा कि सन 1928 की बात है। नेहरू कमीशन में भारत में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, जो मतलब जनता के द्वारा चुन के आए थे, वो शामिल थे और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही भारत के लिए एक संवैधानिक सुधार का प्रस्ताव रखा। उन्होंने भारत के डोमिनियन दर्जे की मांग की, साथ ही वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव की भी मांग की। यहां पे उन्होंने क्या कहा कि जो वयस्क मताधिकार है, जिनकी आयु 18 या उस समय 21 या 25 हुआ करता था, इससे ऊपर की हो, वो सभी वोट देने के अधिकारी होंगे, इसका डिमांड किया। इसके अलावा कुछ अधिकारों की गारंटी भी उसमें शामिल थी, जैसे कि ये 7 अधिकार मैंने आपको बताया कि लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए, और इसी को मौलिक माना गया। इसी को मौलिक माना गया और आगे चल के यही अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के रूप में जाना गया। देखिए यहाँ पे 7 है क्योंकि आगे चल के उसमें से एक हटाया गया था, तो अभी हम फिलहाल 7 मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। आगे चल के जब 44वां संशोधन हुआ है, उस समय इसको हटा के 300 क में साधारण कानून के रूप में बना दिया गया। 1931 में कांग्रेस पार्टी ने प्रसिद्ध कराची अधिवेशन में नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। किसने? यहाँ पे याद रखिएगा 1931 में, उस समय की सबसे पुरानी पार्टी तो कांग्रेस ही थी ना। उसने कहा कि भाई नागरिकों के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, उन्हें अस्पृश्यता और दासता को समाप्त करने के लिए भी प्रतिबद्ध किया। उन्होंने कहा कि मैं भारत देश के अंदर अस्पृश्यता बर्दाश्त नहीं करूंगा। अनुच्छेद 17 याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता है, छुआछूत, किसी को छूना नहीं है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई जाति में बड़ा है, कोई जाति में छोटा है, इसे हम अस्पृश्यता कहते हैं। और अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता को दर्शाता है। मतलब अगर आप किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता की भावना से देखते हो, तो अनुच्छेद 17 के तहत आप सीधे जेल में जाओगे। इसके अलावा समान व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यूनतम वेतन के लिए भी यहाँ पे 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने बातें बताई थी। 1944 से 1945 में संप्रभु समिति ने मौलिक अधिकारों की मांग का समर्थन किया। ये भी एक बैठक था जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हो रही थी, और इन्होंने कहा पक्षपात पूर्ण समिति, और यह एक गैर पक्षपात पूर्ण समिति थी जिसमें बुद्धिजीवी शामिल थे, सारे पढ़े लिखे लोग, एक्टिविस्ट, सोशलिस्ट, पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता लोग शामिल थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे। तो इसीलिए इसे हम सप्रू बैठक के नाम से भी जानते हैं। जब भारत अपने संविधान के निर्माण की ओर बढ़ने लगा, जब हमारे भारत देश में संविधान के निर्माण की बात होने लगी, तो संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों के विचार को महत्व दिया, कहा कि फंडामेंटल राइट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पे ये चीजें थी। उस समय में मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस समय के मौलिक अधिकारों के समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए संविधान में कई सारे पार्ट हैं, तो आप याद रखिएगा, आप सच्चिदानंद शर्मा सिन्हा या फिर आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे मत ले लीजिएगा। ये सब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वो भी कोई व्यवस्थित था, कोई अव्यवस्थित था, मतलब कोई परमानेंट था, कोई परमानेंट नहीं था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार के समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और अल्पसंख्यक अधिकारों के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य कृपलानी थे। तो यहाँ पे ये सब 5 पॉइंट्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा कहता है मौलिक अधिकारों की प्रकृति। देखिए मौलिक अधिकारों को किसी दूसरे देश में प्रचलित प्रथाओं द्वारा ही मात्र लागू करना नहीं है, बल्कि इसे भारत की सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात ही तैयार किया जा सकता है। यहाँ पे समझने योग्य बातें ये हैं कि हमने तो संविधान में बहुत सारी चीजें बाहर के देशों से ले लिया, लेकिन ये भी तो देखना था कि क्या हमारे लोग वहां के लोग की तरह इन चीजों को एडजस्ट कर
पाएंगे? क्या जो वहां के लोगों ने अपने ऊपर कर लिया वो हमारे भारत के लोग भी कर लेंगे? क्योंकि वहां की संस्कृति और हमारी संस्कृति में तो काफी अंतर था। वहां के समाज में और हमारे समाज में लोग काफी अंतर थे। वहां के शिक्षा और हमारे शिक्षा में तो काफी अंतर था। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ना है पूर्ण अधिकार होने का मुद्दा। अब पूर्ण अधिकार होने के मुद्दा को देख लीजिए। हमारे संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है। इन मौलिक अधिकारों पर आवश्यक शर्त और परिस्थितियों में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। देखिए, कहा गया है कि मौलिक अधिकार तो हमें प्राप्त है, लेकिन समय समय पर इस पे प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, और ऐसा लगाया गया है इमरजेंसी के दौरान। जब इंदिरा गांधी की सरकार के समय में इमरजेंसी हुआ, तो उस समय हमारे मौलिक अधिकारों को तो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था ना। दूसरा पॉइंट है अधिकारों की न्याय संगतता। अनुच्छेद 32 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकार में परिवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करके ही इसे न्यायोचित बनाया जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, उसके अपने मौलिक अधिकार के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, उसके साथ अतिक्रमण हो रहा है, उसके साथ परेशानियां उत्पन्न हो रही है, तो वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तो जा ही सकता है ना। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है नागरिकों को उपलब्ध अधिकार। यद्यपि ये अधिकार मानव अधिकारों की प्रकृति में शामिल हैं तथा साथ ही साथ सार्वभौमिक रूप से लागू है, मतलब पूरे भारत में इसे लागू किया गया है। ऐसे कुछ सुरक्षा उपाय हैं जो केवल देश के नागरिकों को ही प्रदान किए गए, जिससे भारत का सिटीजनशिप नागरिकता है, उन्हें ही यह अधिकार प्राप्त है। यह भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों के संबंध में से एक है। इसमें केवल नागरिकों को उपलब्ध अधिकार सम्मिलित है। अब कौन कौन से अधिकार हैं जो नागरिकों के उपलब्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं? जिसमें है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, मतलब नौकरी करने में सभी को, भारत देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों को समान अधिकार है। किसी भी आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आपको भाषण की स्वतंत्रता है, आप भाषण दे सकते हैं। इसके अलावा आप अभिव्यक्ति, मतलब एक खुद के अभिव्यक्ति मतलब होता है खुद के व्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, आंदोलन, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता है, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक आधार की गारंटी वगैरह भी है। जिसकी जनसंख्या कम है, जैसा कि आपको बताया जाता है हमारे भारत में जो इस्लाम धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनकी संख्या कम है, वो अल्पसंख्यक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा वो अल्पसंख्यक वगैरह नहीं है, उनकी संख्या बहुत है। अब एक व्यक्ति के 20-20 बच्चे हो, उनके घर में कैसे कोई अल्पसंख्यक हो सकता है? वो देश अल्पसंख्यक कैसे होगा? तो यहाँ पे उनकी भी बात अगर हम कर ले तो उनके अधिकारों की, उनके शिक्षा की, उनके रोजगार की, उनके संस्कृति की गारंटी की, जो ये हमारे नागरिक के उपलब्ध अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है। चौथा पॉइंट हमारा कहता है अधिकारों की क्षमता में संशोधन करना। विधायिका और न्यायपालिका के मध्य कई संघर्षों के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि संसद द्वारा मौलिक अधिकार में संशोधन और कमी की जा सकती है। यहाँ पे अधिकारों की क्षमता में अगर संशोधन की बात करें तो विधायिका, न्यायपालिका के मध्य काफी दिनों तक यह संघर्ष चलता रहा, बातचीत चलती रही, लड़ाइयां भी होती रही, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद द्वारा मौलिक अधिकार में संशोधन में कमी की जा सकती है, लेकिन इस प्रकार से नहीं, इससे संविधान की मूल संरचना में परिवर्तित किया जा सके। मतलब आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मौलिक अधिकार के मूल संरचना में आप बदलाव नहीं कर सकते। मौलिक अधिकारों की क्षमता में संशोधन, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या शंकरी प्रसाद केस में अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? यहाँ पे सारी बात समझने के बाद बस एक प्रश्न उठता है, क्या शंकरी प्रसाद केस में अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? यह भी एक लंबा बहस था सुप्रीम कोर्ट और विधायिका के बीच में, जिसमें शंकरी प्रसाद केस के बारे में काफी अच्छी जानकारी यहाँ पे दी गई थी। यहाँ पे शंकरी प्रसाद केस के बारे में आगे की जानकारी में बताया गया है। हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट अब भारतीय संघ के बारे में बात करते हैं। भारतीय संघ इसने संविधान के पहले संशोधन की वैधता को चुनौती दी थी। किसने? भारतीय संघ ने संविधान में जब पहला संशोधन हुआ था उसी को चुनौती दिया था। इस मामले में यह कहा गया कि एक संविधान संशोधन भी वैध माना जाएगा, भले ही वो कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित या समाप्त कर देता हो। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान
के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह का निर्णय दिया गया था, जिसमें 17वें संशोधन 1965 सुप्रीम कोर्ट 845 की वैधता को चुनौती दी थी। मतलब जो फैसला आया था उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया। वहीं पे गोलकनाथ पंजाब राज्य में संविधान का 17वां संशोधन अधिनियम 1964 की वैधता को फिर से चुनौती दिया गया। जितनी बार संशोधन हुआ है ना, उतनी बार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लोग उसके चुनौती दिया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कुछ राज्यों को भी शामिल किया गया। यहाँ पे कुछ राज्यों को शामिल किया गया, जिसमें 9वीं अनुसूची के कुछ राज्य अधिनियमों को सम्मिलित किया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में दिए, मतलब उनके लिए फैसले दिए गए, फैसले को पलट दिया गया था। यह माना गया कि इस निर्णय को तारीख से संविधान के अनुच्छेद 3 को इस तरह से परिवर्तित करके कोई भी व्यक्ति शक्ति संसद को प्राप्त नहीं थी। मतलब कि उसने कहा कि जब आपने इन चीजों को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, मुकदमा दायर किया, उससे पहले तक यह शक्ति उन्हें प्राप्त नहीं था, इसलिए आपके फैसले को पलट दिया गया, उनके फैसले को पलट दिया गया। अब देखिए, शंकरी प्रसाद के मामले के बाद हम आपको बताएंगे कि इस फैसले में 11 न्यायाधीशों ने 6.5 के रेशियो में अनुपात में भाग लिया था और 1950 के पश्चात बाद में न्यायाधीश मौलिक अधिकारों को कम करने के लिए किए गए संशोधनों के बारे में चिंतित थे। मौलिक अधिकार को जिस प्रकार से कम किया जाता था सांसदों के माध्यम से, इस बारे में वहां पे वो लोग चिंतित थे। भारतीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा भावी शासन, मतलब उस समय जो वहां पे हमारे राजनीतिक दल थे, में यह कहा गया कि निर्णय का केवल भावी संचालन होगा, इसलिए पहला, चौथा और 17वां संशोधन वैध रूप से जारी रहेगा। मतलब जो संशोधन हुआ है वो सही है। इसका अर्थ यह हुआ कि गोलकनाथ के मामले में पहले तय किए गए सभी मामले वैध रहेंगे। गोलकनाथ के फेवर में ये फैसला आया था। अब हम बात करते हैं गोलकनाथ के निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम किया। इस संशोधन में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। कौन कौन से परिवर्तन हुए उसको जान लीजिए। इसने अनुच्छेद 13 में एक नया खंड 4 को जोड़ा गया है, जिसके अनुसार अनुच्छेद 368 के तहत किए गए इस संविधान में किसी भी संशोधन पर लागू नहीं किया जाएगा। पहला तो ये पॉइंट था। दूसरा था अनुच्छेद 368 के सीमांत शीर्ष लेख, जिसे हम मार्जिनल हेडर के रूप में भी जानते हैं, वो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में परिवर्तित करके संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया में बदल दिया गया। मतलब यहां पे समझिए, ये पॉइंट थोड़ा वीवीआई रहेगा कि अनुच्छेद 368 में क्या हुआ कि संविधान में जितनी भी संशोधन करने की प्रक्रिया थी उसे परिवर्तित करके संसद की शक्ति की प्रक्रिया में बदल दिया गया। मतलब इसे संसद की शक्ति के रूप में देखा जाने लगा। वहीं पे तीसरा पॉइंट है, इसने अनुच्छेद 368 में एक नया उपखंड भी जोड़ा गया, वन जोड़ा। इस संविधान में किसी भी बात के होते हुए संसद अपने संविधान शक्ति के प्रयोग में इस अनुच्छेद में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ने, परिवर्तन करने और उसको निरस्त करने, मतलब खत्म करने के माध्यम से संशोधन कर सकता था। यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट ने किसको दिया? सांसद को दिया, जिसने कि अनुच्छेद 368 में इसको एक खंड को जोड़ा गया है, यहां पे आपको बताया गया है। और इस प्रकार से 24वें संशोधन ने संसद की संशोधन शक्ति को बहाल कर दिया। मतलब संसद को संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया की शक्ति को बरकरार रखा, जारी रखा। मैंने पिछले स्लाइड में केशवानंद भारती के बारे में बात किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पश्चात इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को पारित किया, जिसमें 2 नए खंड और जोड़े गए। खंड 4 में यह बताया गया कि कोई संवैधानिक संशोधन भाग 3 का प्रावधान, मतलब 42वां संशोधन हो गया, वो 1976 के प्रारंभ होने से पूर्व या उससे पहले अनुच्छेद 368 के तहत किए जाने का तात्पर्य यह है कि किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती इसे नहीं दी जा सकती है। ये किसने प्रावधान किया? ये हमारे संविधान में जो खंड जोड़ा गया उसमें यही बताया गया कि 1976 से पहले जितने भी अनुच्छेद 368 के तहत किए जाने वाले कार्य है उसमें अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकता। इसके खंड 5 में संशोधन की शक्ति के दायरे के बारे में किसी भी प्रकार के संदेह को दूर किया जाता है। इस घोषणा ने इस अनुच्छेद के तहत संविधान के प्रावधानों को जोड़ने और परिवर्तित करने और निरस्त करने, अर्थात खत्म करने के माध्यम से संसद की संवैधानिक शक्ति पर कोई परसीमा नहीं होगी। वो किसी भी प्रकार के कानून को जोड़ सकता है, खत्म कर सकता है और निरस्त कर सकता है, उसमें एडिट कर सकता है। ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आता है।
अगला पॉइंट हमारा कहता है न्याय, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। अब देखिए इस पॉइंट को भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी के लिए 3 बार किया गया है। जैसे कि संविधान में इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर अध्याय शामिल है। अब मैंने आपको मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में ऑलरेडी बता रखा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। सामाजिक न्याय का लक्ष्य जो है वो जाति, वर्ग, पंथ, रंग, लिंग, धर्म और अन्य कारकों पर आधार पर सामाजिक बाधाओं को दूर करना है। इन सभी चीजों बाधाओं को बीच में नहीं लाना है। यह क्या होता है, पूर्वोक्त आधारों पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करके समानता को उत्पन्न करना चाहता है। हमारे समाज में मुख्य रूप से आप देखिए कि जो संविधान है वो तो यही चाहता है ना कि जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, पंथ के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार की कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। खासकर अस्पृश्यता जो अपराध अधिनियम 1955 है उसको संशोधित करके इसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का नाम दिया गया। इसे अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बाधाओं को अवैध घोषित किया गया। इसी प्रकार संविधान वंचित वर्गों के लिए आरक्षण को बहुमत के साथ समान रखने के लिए अधिकार देता है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इनके ऊपर हो रहे अत्याचार का निवारण करने के लिए भी नियम बनाए गए थे, अधिनियम बनाए गए थे 1989। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अत्याचार निवारण नियम जो 1995 था वो भी है। दलितों के विरुद्ध अत्याचार जितने भी होते हैं उनके रोकने के लिए भी सरकार द्वारा इन नियमों को पारित किया गया था ताकि दलित जितने भी हैं, जितने भी अनुसूचित जाति हैं, जितने भी अनुसूचित जनजाति है उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा इन अधिनियम के नियमों को 31 मार्च 1995 को क्या कर दिया गया, सार्वजनिक कर दिया गया, सभी के लिए लागू कर दिया गया। संविधान महिलाओं के लिए कुछ पदों और अन्य स्थितियों में आरक्षण की भी अनुमति देता है। खासकर हम अगर संविधान की बात कर लें तो संविधान के माध्यम से संविधान जो है महिलाओं के लिए भी, स्त्रियों के लिए भी कुछ पदों और अन्य स्थितियों में आरक्षण की अनुमति देता है उनको बढ़ाने के लिए। इसके अलावा भेदभाव के माध्यम से समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित समूहों को रक्षा करता है। खासकर ऐसे लोग जो दलित हैं, जो गरीब हैं, जो निम्न जाति के हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने का कार्य भी किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है स्वतंत्रता, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना वगैरह है। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 19(1) जो है वो नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। वाक का मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता देता है। यह शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के लिए इजाजत देता है, संघों या संगठनों के निर्माण करने की इजाजत देता है, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने की आजादी देता है, किसी भी व्यापार या कारोबार को करने का अधिकार प्रदान करता है। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये अधिकार असीमित नहीं है और उचित प्रतिबंधों द्वारा सीमित किए गए हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। खासकर अनुच्छेद 19 के खंड 2 और 6 को परिभाषित किया गया है इसमें, इन प्रतिबंधों को। ये प्रतिबंध जो है वो स्वतंत्रता और सामाजिक अनुबंध के मध्य संतुलन बहाल करने के लिए लगाए जाते हैं, इनके आपस में बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है। जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लोक व्यवस्था, सदाचार और नैतिकता, न्यायपालिका की अवमानना, मानहानि, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध तथा भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता के आधार पर प्रतिबंधित आरोपित है। हालांकि राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की तर्क संहिता न्यायपालिका द्वारा तय की जा सकती है। ये बात याद रखिएगा कि राज्य द्वारा लगाए गए जितने भी प्रतिबंध है उस पर न्यायपालिका अपना राय विचार कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 20 जो है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 20 के अनुसार आपराधिक कानून को पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि अपराधी को अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद के बनने वाले कानून के तहत। जो अभी हमारा संविधान है, याद रखिएगा, जो हमारा संविधान में अभी कानून है और अभी कोई अगर अपराधी किसी भी कार्य को कर रहा है तो अभी के अनुसार ही उसे सजा मिलेगा। ये नहीं कि बाद में कानून बदल के उसे कुछ भी चढ़ा दो, फांसी वासी पे चढ़ा दो, ऐसा नहीं होगा।
अब इसके अलावा उसी अनुच्छेद के खंड बी को कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दबाव में नहीं डाला जा सकता है, उस पे प्रेशर नहीं बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 21 जो जीवन का अधिकार है उसे भी जान लीजिए, यह सबसे समग्र रूप से व्याख्या किया गया है अनुच्छेद है, जिसमें देश के आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आयाम जोड़े गए हैं। यह अनुच्छेद भी अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट द्वारा संरक्षित है, जिसका अर्थ है दैहिक स्वतंत्रता का होना, अपने शरीर का स्वतंत्रता का होना। यह मुख्य रूप से पर्याप्त सबूतों के बिना अवैध कारावास के मामलों में प्रचलित है। अगर सबूत प्राप्त नहीं मिले तो अवैध कारावास के रूप में इसको देखा जाता है। शिक्षा के अधिकार की बात कर ले तो 86वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 है, इसके अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है शिक्षा के अधिकार को। यहाँ पे 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चे जितने भी हैं उनको फ्री शिक्षा प्राप्त होगा, ये उनके मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। अनिवार्य शिक्षा है, ये निर्धारित किया गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा, ये उनके मौलिक अधिकार में है। अनुच्छेद 22 को देख लें तो मनमानी गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध सुरक्षा उपायों से संबंधित है। कोई भी पुलिस वाला किसी को अपने मनमानी तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें जो है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। वहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 और 24, तो 23वां क्या कहता है, मनुष्यों के दुर्व्यवहार पर रोक लगाता है, मनुष्यों के दुर्व्यवहार पर या बच्चों के श्रम को प्रतिनिधित्व करता है कि छोटे बच्चे जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी भी काम में नहीं लगाना चाहिए, खासकर किसी खदान वगैरह, जैसे कि 24 में बताया गया है कारखानों में, खदानों में, खतरनाक स्थानों पर 14 साल से कम आयु के बच्चों को आप काम पे नहीं लगा सकते हैं। ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार में है। धर्म की स्वतंत्रता की अगर बात करें तो 25 से लेकर 28 तक में है, जिसमें अनुच्छेद 25 कहता है आपका स्वतंत्रता और धर्म को बिना किसी बाधा को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म का प्रचार करें, आपको इसके लिए कोई नहीं रोकेगा। अनुच्छेद 26 कहता है व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करने की आजादी है, पोषण करने का आजादी है, अपने धर्म के विषयक कार्यों का प्रबंध करने की आजादी है, संपत्ति संपन्न अर्जित करने का अधिकार है उसके पास, स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार प्राप्त कर सकता है। ये सब 26 हमारा अनुच्छेद कहता है, जो खासकर किसमें है, धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। 27वां अनुच्छेद कहता है धार्मिक अभिवृद्धि के कर और भुगतान नहीं करने की स्वतंत्रता देता है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी खास धर्म के लिए आपको पैसे चंदा इकट्ठा के रूप में जबरदस्ती देना है, नहीं, आप इसके लिए आजाद हैं कि आपका स्वतंत्रता है, आप चाहे तो दे सकते हैं, आप चाहे तो नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि राज्य के स्वामित्व वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। जो सरकारी विद्यालय है उसमें कोई भी धर्म के रिलेटेड कोई भी शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अन्य मान्यता प्राप्त राज्य द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक उपासना तथा पूजा में सभी लोगों को भाग लेने या भाग नहीं लेने की स्वतंत्रता है। किसी भी प्रकार का पूजा हो, कहीं भी हो, सामुदायिक हो या पर्सनल हो, वहां पे वो सभी भाग ले सकते हैं जिनमें उनकी इच्छा हो। अगर नहीं इच्छा है तो वो भाग नहीं लेंगे। अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार के रूप में ही जाना जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है समानता, कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान अनुप्रयोग। समानता का अधिकार है, क्या मतलब है, अनुच्छेद 14 से 18 तो हमारा समानता का कानून ही दिखाता है। इसमें है कानूनों का समान उपयोग। इस अनुच्छेद में एक समान समाज बनाने की सार्वभौमिक रूप से स्वीकृति मानकों को अपनाकर व्यापक रूप से समानता के मुद्दे को सम्मिलित करता है। अब ये समानता का अधिकार है जिसमें सभी को एक समान अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद 14 के हिसाब से कानून के समक्ष समानता है, कानून के समान संरक्षण से संबंधित है। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को देश के कानून के संबंध में कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, चाहे वो पैसे वाला हो, गरीब हो, दलित हो या कोई उच्च जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। भारत संघ बनाम चरणजीत लाल चौधरी 1950 वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के उपयोग की व्याख्या की थी। क्या है वो, समान सुरक्षा से हमारा अर्थ क्या है कि समान स्थिति में समान सुरक्षा सभी के लिए, पैसे वाले के लिए भी और गरीब के लिए भी। दूसरा है राज्य विधायी उद्देश्यों के लिए यथोचित वर्गीकरण कर सकता है, राज्य विधायी उद्देश्यों के लिए अपना अलग अलग खंडों को बांट सकता है। विधान तर्क संहिता के आधार द्वारा समर्थित है, ये अपने हिसाब से, अपने बहुमत के हिसाब से कार्य करेंगे। कानून का विरोध करने वालों पर सबूत का भार होता है, कानून का विरोध जो भी करेंगे उनको उसके खिलाफ सबूत दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। वहीं पे अनुच्छेद 15 की अगर बात कर लें तो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 जो है वो कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करना है। अगर कोई नौकरी वगैरह है तो उसमें समान अवसर सभी
सभी को प्राप्त होगा। अनुच्छेद 17 कहता है भारत में प्रचलित अस्पृश्यता को समाप्त करना। हमारा अनुच्छेद 17 कहता है कोई भी छुआछूत की भावना नहीं होगी। छुआछूत की भावना को हमारे भारत देश में गैर कानूनी माना जाता है। अनुच्छेद 18 क्या है? राज्य द्वारा नागरिकों के समान व्यवहार के युग की ओर ले जाने वाले सभी प्रकार की उपाधियों को समाप्त कर देना, जिसमें हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि सैनिक उपाधियां को छोड़कर बाकी जितने भी उपाधियां हैं उन सभी को समाप्त कर दिया गया था, उन लोगों को खत्म कर दिया गया था। अगला पॉइंट हमारा कहता है बंधुत्व, जिसमें प्रतिष्ठा, एकता तथा अखंडता है। प्रत्येक राज्य एक लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय एकीकरण प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह लोगों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करने के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। विभिन्न संस्कृति है हमारे देश में। भारत विविधताओं का देश है। धर्म, भाषा, जाति, समुदाय सभी अलग अलग है, यहाँ तक कि वेशभूषा भी अलग है। फिर भी राष्ट्रीय एकता बनाने के लिए बंधुत्व की भावना पोषण करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भाईचारे का भावना यहाँ पे लाना बहुत जरूरी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1976 में प्रस्तावना में उचित परिवर्तन किया गया और भारतीयों में बंधुत्व की भावना को मजबूत करने के लिए इसमें शामिल किया गया है। वह व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा भी करना चाहता है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सशक्त करने एवं बंधुत्व की भावना को विकसित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार दिया गया। जिनकी जनसंख्या कम है उनको अधिक अलग से अधिकार दिया गया अनुच्छेद 29 और 30 के माध्यम से। हालांकि यहाँ पे प्रतिष्ठा, एकता और अखंडता तो जरूरी है हमारे भारत देश के लिए। सभी व्यक्तियों को एक साथ बंधुत्व की भावना रखनी बहुत जरूरी है, भाईचारे की भावना रखनी जरूरी है, देश की अखंडता को बनाए रखना जरूरी है, एकता की भावना को रखना जरूरी है। तो ये बंधुत्व के अंदर है, जिसमें अनुच्छेद 29 जो है वो क्या कहता है? अल्पसंख्यकों अर्थात जिनकी संख्या कम है उनके भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 29। यह राज्य द्वारा बनाई गई राज्य में वित्त प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर हो रहे भेदभाव को रोकता है। वहीं पे अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यक समुदाय को उनकी लिपि और संस्कृति के संरक्षण के लिए शैक्षिक संस्थान का प्रबंधन, प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त करना होता है। ये अनुच्छेद 30 हमारा कहता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार VVI रहेगा। ये क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन सब में इंपॉर्टेंट है। जो अनुच्छेद 32 कहता है ये सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्योंकि यह नागरिकों के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार प्रदान करता है। आपको किसी भी प्रकार के ऐसा लगे कि आपके अधिकारों के साथ हनन हो रहा है तो आप इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यह अनुच्छेद 32 है जो भारतीय संविधान के भीतर मौलिक अधिकार को इतना गौरवपूर्ण स्थान देता है कि आप अपने अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्योंकि यह नागरिकों का भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का आपको अधिकार देता है। यह अनुच्छेद 32 है जो भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार को इतना गौरव स्थान देता है। अब हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। अनुच्छेद 36 से लेके 51 भाग 4 में निहित निर्देश भारत के सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए एक व्यापक कार्यक्रम को निर्धारित करते हैं। संविधान निर्माताओं के पास निर्देशों के इस प्रकार से तैयार करने की दूरदर्शिता थी। वो जानते थे कि आगे जाके इन सभी चीजों की जरूरत होगी। जहां अंबेडकर का विचार था कि भविष्य की सरकारों को DPSC के तहत निर्देशों को लागू करने और उनकी सफलता या विफलता के लिए आंका जाएगा। यह मौलिक अधिकारों से इस अर्थ से भिन्न है क्योंकि नीति निर्देशकता तो अलग है, मौलिक अधिकार अलग है। इन निर्देशों के पीछे कोई कानूनी स्वीकृति प्राप्त नहीं है। कोई ये नहीं, इसके खिलाफ आप ना सुप्रीम कोर्ट वगैरह में नहीं जाके इसको मतलब वगैरह नहीं ले सकते हैं। अनुच्छेद 37 इस बात को स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि ये प्रावधान देश के शासन में मौलिक है और राज्य इन सिद्धांतों को कानून बनाने में लागू करना राज्य के कर्तव्य होगा। यह आर्य संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकारों के विपरीत है। ये राज्य के लिए सकारात्मक दायित्व है। तो याद रखिएगा, ये हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज वगैरह नहीं कर सकते हैं। ये हमारे हाँ, मौलिक अधिकार को लेके आप इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। आपके पास जो 6 के 6 मौलिक अधिकार है उसे लेके आप सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज कर सकते हो, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लेके आप इसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह में चैलेंज
नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है वर्गीकरण। देखिए डीपीएससी के 4 अलग अलग आदर्शों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसे बढ़ावा देने का प्रयत्न करता है। ये समाजवादी आदर्श, पश्चिमी उदारवादी आदर्श, गांधीवादी आदर्श तथा स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श के ऊपर निर्मित करता है। यही वो 4 है। तो सबसे पहला क्या है? समाजवादी आदर्श, जिसे हम न्याय, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे। अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43, 43 का ए, 43 का बी और 45, इसमें आय में असमानताओं को कम करने के निर्देश हैं। और अनुच्छेद 38 में स्थिति प्रवाह में असमानताओं को समान करने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 39 पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आजीविका का पर्याप्त साधन बनाने का प्रयत्न करता है। वहीं पे अगर अनुच्छेद 41 की बात कर ले तो ये काम के अधिकार के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्देश है। जबकि अनुच्छेद 42 जो है वो राज्य काम को न्यायपूर्ण और मानवीय दिशाओं की ओर सुनिश्चित करता है एवं महिलाओं की प्रसूति सहायता के लिए भी उपलब्ध कराता है। जो महिलाएं प्रसूति होती है, बच्चों को दूध वगैरह पिलाती है, उनके लिए भी यह मदद करता है। अनुच्छेद 43 सभ्य जीवन स्तर को बढ़ावा देने एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का एक निर्देश है। अनुच्छेद 43 ए श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंधन में सहभागी बनाने से संबंधित है। 97वें जो संशोधन था उसके द्वारा अनुच्छेद 43 बी में सहकारी समितियों के पेशेवर प्रबंध का प्रयास किया गया है। तो ये सारी बातें जो है इसके लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि आप सिर्फ और सिर्फ इसके अनुच्छेदों को याद कीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ गांधीवादी आदर्श जो है उसमें अनुच्छेद 40, 46, 47 और 48 आता है। 40 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज को पूरा करने के लिए गांधीवादी सिद्धांत गांधी जी का ही महान मानना था, जिसमें 73वें और 74वें संविधान का संशोधन जो है वो इम्पोर्टेंट है। वहीं पे 46 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों के बढ़ावा देने से संबंधित है। अनुच्छेद 47 जो है वो पोषाहार स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित है। 48 जो है वो कृषि और पशुपालन के संगठन पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी करता है। गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने के लिए भी ये कहता है। पॉइंट हमारा कहता है पश्चिमी उदारवाद आदर्श, जो 39 ए, 44 और 50 है। तो 39 जो है वो न्याय में समानता को बढ़ावा देने की बात वो करता है, कानूनी सहायता से संबंधित है। वहीं 44 की अगर बात कर लें तो नागरिक संहिता की एक रूपता को बढ़ावा देने की बात करता है। 50 की अगर बात कर ले तो 50 जो है वो अनुच्छेद वो राज्य की सार्वजनिक सेवा में न्यायपालिका को अलग करने से संबंधित है। तो ये पश्चिमी उदारवाद आदर्शवाद है। वहीं पे चौथा जो है वो कहता है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श, जिसमें अनुच्छेद 48 ए, 49 और 51 है। 48 ए जो है वो देश के वन, पर्यावरण और अन्य वन जीवन के संरक्षण का प्रयास करता है। 49 जो है वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 51 का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श के रूप में है। इस प्रकार से आपका ये पूरा चैप्टर जो है पॉइंट टू पॉइंट समाप्त हो गया है। यहाँ पे बीए ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस या बीए प्रोग्राम के बच्चों के लिए जो चैप्टर 2 था संवैधानिक मूल्य, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।